अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको एल्कीन के केमिकल रिएक्शंस पढ़ा रही हूँ जिसमें हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन हमने कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अब मजीद दो रिएक्शंस को जिसमें आता है हाइड्रोहेलोजनेशन और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या क्या रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं और किस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और उन बातों को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एल्कीन्स के और उसमें हम देख रहे हैं कि किस किस चीज़ की एडिशन हो सकती है एल्कीन में और कैसे नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। एडिशन रिएक्शंस में हमने अभी तक देखा कि हाइड्रोजन ऐड हो सकता है और साथ ही साथ हेलोजन भी ऐड हो सकता है। अब जो हम थर्ड रिएक्शन देखने लगे वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन। अभी तक आपने देखा कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों अलग-अलग ऐड हुए थे। अब हम जो रिएक्शन देखेंगे उसमें हाइड्रोजन भी ऐड होगा और साथ ही साथ उसमें हेलोजन भी ऐड होगा। ये एडिशन किस तरह से होगी उसकी हम बात करते हैं। होगा क्या स्टूडेंट्स कि आपके पास जब आपको मैकेनिज्म अगर याद हो तो मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि आपके पास होगा इथीन फॉर एग्जांपल। हम इथीन के एग्जांपल से मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड आपके पास टूटेगा और इसके टूटने की वजह से रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास ये आ जाएगा। मैकेनिज्म याद है आप सबको। इसी में मैंने कहा था कि आपके दोनों कार्बन्स क्योंकि एक एक बॉन्ड और बना सकते हैं इसलिए दोनों कार्बन्स के साथ अटैचमेंट होगी एक और। क्योंकि ये दोनों कार्बन्स एक एक और बॉन्ड बना सकते हैं, ये दोनों में सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं अभी। तो क्या होगा कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमने एक तो अपना एल्कीन ले लेना रिएक्टेंट में और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा होगा, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों चीज़ें मौजूद हों। क्योंकि दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तभी तो वो आपकी एल्कीन में ऐड होंगी। ये बात समझ में आई। तो ये है आपका इथीन। इथीन हम बार बार क्यों सपोज करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से रिएक्शन समझने बहुत आसान होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ये रिएक्शन प्रोपीन पे नहीं कर सकते अप्लाई, ब्यूटीन पे नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो टास्क देती हूँ आपको कि आप इधर रिएक्शन समझें और फिर इन रिएक्शंस को अप्लाई करें ज़्यादा कार्बन एटम वाले एल्कीन्स पे, आपको ताकि समझ आए कि आपने रिएक्शन को लिखना कैसे है और नाम से कैसे अंदाज़ा लगाना है कि आपका रिएक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होगा और हेलोजन ऐड होगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन वाले कंपाउंड यूज़ करने पड़ेंगे। एक ही कंपाउंड हम यूज़ कर लेते हैं, ये HX जिसको कहा है, X आपको पता है हम हमेशा यूज़ करते हैं हेलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो H का मतलब है हाइड्रोजन और अगर आपका हेलोजन नेगेटिव आयन बना दे जो कि वो हमेशा बनाता है तो उसके एंड पे IDE आता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हेलाइड। इस पूरे कंपाउंड को हम कहेंगे हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि आपने इस पूरे कंपाउंड को क्या नाम देना है। ये है आपका हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन भी इसमें से टूटेगा और जाके एल्कीन के अंदर अटैच हो जाएगा और हेलोजन भी टूटेगा और जाके एल्कीन के अंदर अटैच हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब हमने क्या करना है कि हमने इथीन का रिएक्शन करवाना है और मैंने आपसे कहा है कि एक जगह पे हाइड्रोजन अटैच होगा, एक जगह पे हेलोजन। आप देख लें इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर मैं एक और हाइड्रोजन अटैच कर दूं, जिस तरह के हम रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि दोनों के साथ एक एक चीज़ अटैच हो सकती है, तो क्या होगा कि इस कार्बन के साथ मैं एक और हाइड्रोजन अटैच कर देती हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ये बात आप सबने समझनी है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन आपका इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये देख ले CH2 से ये CH3 बन गया है। ये बात समझ में आई कि कैसे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हेलोजन आपके दूसरे कार्बन एटम से आके अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की बॉन्डिंग पूरी होगी, 3 उसके पास बॉन्ड थे, चौथा वो बना सकता था, उधर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब हमारे पास रह गया ये हेलोजन और यहाँ पे देख लें इस कार्बन का भी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके 3 होंगे। यहाँ जिस तरह मैंने आपको मैकेनिज्म में समझाया है 3 होंगे, चौथी चीज़ अटैच की जा सकती है तो चौथी चीज़ बन जाएगी आपका ये हेलोजन। आप देख सकते हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन उतने ही है जितने पहले थे CH2, सिर्फ क्या हुआ कि हेलोजन एटम आके अटैच हो गया। तो ये बात समझ में आई कि आपका हाइड्रोजन कहाँ जाके अटैच होगा और हेलोजन कहाँ जाके अटैच होगा। ये बात दोनों एक ही कंपाउंड में अटैच होंगे लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना है कि ये आपके हेलोजन की अटैचमेंट है दूसरे कार्बन के साथ और एक कार्बन के साथ आपकी अटैचमेंट है हाइड्रोजन की। और ये वाली बात इस तरह आपके पास कंपाउंड जो बनाएगा वो कौन सा कंपाउंड है उसकी नेमिंग भी देख लेते हैं। याद रखना है आप सबने। वैसे भी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि आपके पास सबसे पहले तो अगर CH3 CH2 है तो सोच लें कि ये क्या चीज़ है, एल्काइल है। ठीक है, ये एल्काइल है, ये वाला ग्रुप, इतना ग्रुप कहलाएगा एल्काइल
ये है एल्काइल, और साथ आपके पास क्योंकि हेलोजन अटैच है तो आप इसको कह देंगे हेलाइड। अगर समझ में नहीं आया कि ये एल्काइल क्यों कहला रहा है, तो देखें कि ये किस एल्काइल से आया है। आपके पास ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला कौन सा एल्केन होता है? इथेन। इथेन के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या उसको हम अगर इथाइल बनाते हैं तो क्या वो यही वाला बनता है? CH3 आपके पास होता है इथेन। एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसको इथाइल बनाएंगे हम तो क्या होगा? ये वाले हाइड्रोजन इंटैक्ट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे CH2 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया अब आपका इथाइल। ये बात समझ में आ गई? ये बन गया आपका इथाइल। तो देख लें, ये भी वही फॉर्मूला है, ये भी वही फॉर्मूला है। तो एल्काइल बनेगा तभी तो जाके, अगर डबल बॉन्ड नहीं है स्टूडेंट्स, कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन कंपाउंड के अंदर अब आके कोई और चीज़ अटैच हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड टूटा है और उसके बाद जो कार्बन एटम्स की बॉन्डिंग रह गई है वो आपके पास एल्काइल बन गया। ठीक है, या तो एल्केन बना दे या एल्काइल है और आगे कोई और चीज़ अटैच्ड है। जब हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा था या हेलोजिनेशन पढ़ी थी, उसको एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं कहा था, ये अब आपके माइंड में आया होगा। उसको इसलिए नहीं कहा था, वहाँ पे 2 हमारे हेलोजन एटम्स अटैच हो रहे थे। हमने इसको एल्काइल हैलाइड का नाम इसे दिया क्योंकि सिर्फ एक ही हेलोजन एटम अटैच हो रहा है, तो एक को हम ये नाम दे देते हैं, 2 के लिए फिर हमें दोनों का नाम अलग-अलग स्पेसिफाई करना पड़ता है। हम उसको एक ही नाम नहीं दे सकते एल्काइल हैलाइड, क्योंकि उस एल्काइल हैलाइड आपको ये बता रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर एक हेलोजन प्रेजेंट है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला जो एल्काइल हैलाइड नेम है, इट इज टेलिंग यू दैट देयर इज ओनली 1 हेलोजन एटम इन द कंपाउंड। लेकिन वही जगह पे अगर मैं डाई ब्रोमो के लिए भी, डाई क्लोरो, डाई आयोडो के लिए भी यही वाला नाम यूज करूंगी तो वो गलत हो जाएगा। फिर किसी को समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे 2 हेलोजन अटैच है तो मैंने सिंगल हेलोजन वाला नाम क्यों यूज किया है। तो समझ में आ गया ये रिएक्शन किस तरह से होगा। ये तो था स्टूडेंट्स बिल्कुल जनरल रिएक्शन, ताकि आपको समझ आए कि ये रिएक्शन होना कैसे है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इथीन ले लिया और साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिख दिया है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अब रिएक्शन करवा लेते हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, मैकेनिज्म याद करेंगे तो प्रोडक्ट लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर आके आपके पास CH3 मतलब ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, साथ ही क्या होगा कि दूसरे CH2 के साथ आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ये बन गया जी आपका इस तरह से अगला पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसका नाम देख लेते हैं। 2 कार्बन है, एल्काइल है तो ये इथाइल है, और साथ क्योंकि ब्रोमीन अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ये बात समझ में आई? नाम कैसे दिया, वो ये एल्काइल हैलाइड, एल्काइल का इस दफ़ा हमने नाम लिख दिया है, और साथ ही साथ हमने ये भी लिख दिया कि हमारे पास हैलाइड कौन सा है, तो वो है ब्रोमाइड। तो अब आपने देख लिया कि आपने जो हमने जो पढ़ा है कि हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, हेलोजन ऐड कर सकते हैं, तो अब आपने देखा कि वो दोनों इकट्ठे भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अलग-अलग ऐड करेंगे तो आपको दोनों ही हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके दोनों कार्बन अभी अपने साथ कोई ना कोई चीज़ अटैच कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन करेंगे सिर्फ तो दोनों के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, सिर्फ हेलोजनेशन करेंगे तो दोनों के साथ हेलोजन ऐड होगा, और अगर हाइड्रो हेलोजनेशन करेंगे तो एक के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे के साथ हो जाएगा हेलोजन अटैच। ये समझ में आया? ये रिएक्शन कितना ईजी था। वही चीज़ें जो दोबारा हमने अटैच कर दी हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का जो नाम होता है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं केमिस्ट्री में जो याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री होते हैं, और अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो फिर आपको केमिस्ट्री नहीं आ सकती। इसीलिए बेसिक्स की जब भी बात करते हैं तो कुछ केमिकल्स है, मैंने आपको बताया, वो बार बार यूज होंगे। KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट उनमें से एक ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट आपके पास लेबोरेटरी में टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो वो टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यहाँ पे कैसा यूज़ होगा वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कौन से यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं। इथीन है, क्योंकि एल्कीन का रिएक्शन पढ़ें तो इथीन हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया, ये बात तो हमें पता है ऑलरेडी। इथीन हमने ले लिया और साथ पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। ठीक है, अब पोटेशियम परमैंगनेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये बात गौर से सुनने वाली है। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, मतलब कि KMnO4 एसिड के अंदर मिक्स होगा और फिर इसको डाइल्यूट किया गया होगा वाटर ऐड करके।
ये बात समझ में आई कि डाइल्यूशन किस तरह होती है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, मतलब एसिड उसमें ऐड करना है और फिर उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देना है वाटर ऐड करके। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आता है उसको हम कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन ये नाम आपको पूरा का पूरा बता रहा है कि आपके पास रिएक्टेंट्स क्या हैं। अब रिएक्टेंट्स में एक तो एल्कीन है, हमें पता है। इथीन हमने ले ली क्योंकि इथीन को समझना इजी होता है, ठीक है। जितने कार्बन एटम ज़्यादा होते जाते हैं उतने आपके पास रिएक्शन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसीलिए हम वो कार्बन कंपाउंड लेंगे जिसमें 2 कार्बन है, सिंपलेस्ट ऑफ एल्कीन्स है, इथीन जिसको कहते हैं। इसका रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ और क्योंकि वो डाइल्यूट फॉर्म में लिया तो वाटर भी ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा, आपके पास डबल बॉन्ड टूटेगा और कोई ना कोई चीज़ ऐड होनी है। हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन अकेला ऐड नहीं होगा, आपके पास इस रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल के 2 ग्रुप्स आके अटैच हो जाएंगे आपके उसी इथीन के साथ डबल बॉन्ड टूटने के बाद। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये किस तरह से ऐड हुआ है आके, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पे अल्कोहल के 2 बॉन्ड्स बन गए, अल्कोहल इधर भी आके अटैच हो गया, इधर भी आके अटैच हो गया। साथ ही साथ अब क्या चीज़ें रह गई हैं, देखें आपके पास ऑक्सीजन है और अगर हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम है, तो आप सबने याद रखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोडक्ट साइड पे लाजमी आता है। पोटेशियम पर मैंगनेट से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लाजमी बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये रिएक्शन होता किस तरह से है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन होता कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये वाला आयन इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन में, जिसको कहते हैं परमैंगनेट आयन, ठीक है। परमैंगनेट आयन इसको कहते हैं और ये आयन क्योंकि कहाँ से आता है, ये आता है आपके पोटेशियम परमैंगनेट से। पोटेशियम परमैंगनेट में से जब आप इसका ये पोटेशियम हटाते हैं ना, तो पीछे जो चीज़ रह जाती है वो कहलाती है परमैंगनेट आयन। ये वाला आयन अब क्या करता है कि ये ऑक्सीडेशन करेगा आपके इथीन की, ये ऑक्सीडेशन करेगा और इसके बाद क्योंकि जो पोटेशियम था वो इससे हट गया था, हाइड्रोजन भी देंगे, हाइड्रोक्साइड भी देंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल से निकला हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इधर से निकल रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वाटर एक मॉलिक्यूल यूज नहीं हो रहा, वाटर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड निकले और 2 हाइड्रोक्साइड तो सीधे सीधे आपके इथीन के साथ अटैच हो गए जब उसका डबल बॉन्ड टूट गया। इथेन के साथ जाकर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो गए। साथ ही साथ क्या हुआ कि आपके ये जो मैंगनीज पर मैंगनेट आयन बना है ना पोटेशियम पर मैंगनीज से, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपके पास MnO2 रह जाएगा क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। मैंगनीज ऑक्साइड इसको कहते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड आपके पास रह जाएगा, ये स्टेबल कंपाउंड है। इसमें से आप देख सकते हैं पोटेशियम निकल चुका है और आपका अब 2 ऑक्सीजन भी निकल गए हैं। तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अगर आपके रिएक्टेंट साइड पे पोटेशियम मौजूद हो और किसी भी तरह से OH मौजूद हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोडक्ट लाजमी बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, OH अटैच हो गए, वो बात हमें वहां तक समझ में आ गई। बाकी मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड कह लें, मैंगनीज ऑक्साइड कह लें, ये दोनों इसी का नाम है। और इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब ये रिएक्शन भी अनसैचुरेशन के लिए यूज होता है, जैसे हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा था। जब हमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि आपने याद होगा KMnO4 का टेस्ट हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने एल्कलाइन KMnO4 यूज़ किया था, यहाँ पे हम एसिडिफाइड यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आप एल्कलाइन यूज़ कर लें या एसिडिफाइड यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप ये रिएक्शन लिखें एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन तो आपको ये बात स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आप एल्कलाइन यूज़ कर रहे हैं या एसिडिफाइड यूज़ कर रहे हैं। ये बात समझ में आई कि जब हमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पढ़े उसमें एक टेस्ट पढ़ा था बेयर्स टेस्ट, आपको याद होगा। बेयर्स टेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास KMnO4 यूज़ तो होता है, लेकिन वो KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट किस तरह यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपके पास एल्कलाइन फॉर्म में। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए राइट डाउन द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, आप अगर बेयर्स टेस्ट लिखेंगे तो आपने इसके बारे में लिखना है कि ये एल्कलाइन KMnO4 है। मतलब क्या है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट किसी एल्कली के साथ डिसॉल्व हुआ है।
लेकिन अगर आप ये वाला टेस्ट लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4, तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो KMnO4 है वो एसिडिफाइड है। ये दो डिफरेंसेस हैं, ये बात याद रखनी है। इस टेस्ट को उस टेस्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट है। ये बात समझ में आई? अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपके पास जो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट हो या एल्कलाइन हो, इन दोनों का कलर सेम होता है, ठीक है? इन दोनों का कलर सेम होता है और वो कलर होता है पिंक। ठीक है, ये कलर क्योंकि सेम है और ये कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 का कलर है ये। अब जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेंगे इथीन के, तो क्या होगा कि यहाँ से भी ऑक्सीजन आया, इधर से हाइड्रोजन आए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो गए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के अटैचमेंट से स्टूडेंट्स ये होगा कि आपके पास डबल बॉन्ड टूटे पोटेशियम परमैंगनेट भी कन्वर्ट होके मैंगनीज ऑक्साइड कंपाउंड बना देगा, साथ ही साथ अपना पोटेशियम निकाल के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, वो भी तो पोटेशियम परमैंगनेट की फॉर्म में नहीं रहा। तो इसी वजह से ये पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा, ये पिंक कलर डिसअपेयर होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड पे एक कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात गौर से सुन लें। आपके पास आपने हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपका अनसैचुरेशन के टेस्ट में आपने सबसे पहला टेस्ट पढ़ा था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दूसरा पढ़ा था आपने बेयर्स टेस्ट, ठीक है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो एज इट इज़ जैसे था वो वैसे ही मैंने आपको रिवाइज करवा दिया जब हम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे थे। ये वाली बात गौर से सुने कि KMnO4 के टेस्ट में डिफरेंस किस तरह आ रहा है। KMnO4 का ये जो टेस्ट हम पढ़े ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 जो मर्जी नाम ले ले, एसिडिफाइड है। जब हमने बेयर्स टेस्ट पढ़ा था उसमें KMnO4 एल्कलाइन था। ये डिफरेंस है, ये याद रखना है, लेकिन रिएक्शन क्या होगा? सेम होगा। और पिंक कलर जो आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट का है वो डिसअपियर हो जाएगा। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर डिसअपियर क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये कि पोटेशियम परमैंगनेट अपने इस फॉर्म में तो रहा ही नहीं, पोटेशियम अलहदा हो जाएगा, पोटेशियम अलहदा होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। साथ ही साथ आपके पास ये मैंगनीज ऑक्साइड का जो आयन बनेगा, ये आपके पास जिसको हम परमैंगनेट आयन कहते हैं, इसमें से मैंगनीज ऑक्साइड निकल जाएगा और जो चीज़ें रह जाएंगी वो सारी की सारी अटैच हो जाएंगी आपके इथीन के साथ। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये रिएक्शन डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पे यूज हो सकता है? बिल्कुल यूज हो सकता है। साथ ही साथ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी दोनों पे यूज हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल यूज हो सकता है, क्योंकि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में ये दो टेस्ट ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड पे भी अप्लाई होंगे, ट्रिपल बॉन्ड पे भी अप्लाई होंगे। रिएक्शन क्या होगा वो मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ ये बात याद रखनी है कि आपके पास ये रिएक्शन जनरल करके हम इसलिए यूज़ करते हैं, मतलब देखें अभी तो आपके पास एल्कीन मौजूद है तो आपको पता लग गया कि ये अनसैचुरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या पता ना पता हो कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। जो चीज़ आपको नहीं पता ना, वो आपको पता लग जाती है जब आपके ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक निशानी हम आपको बता रहे हैं, वो ये है कि पिंक कलर डिसअपेयर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी क्या निशानी है वो भी हम बात करेंगे। और अभी क्योंकि आपको हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, मैं चाहती हूँ आप इसी रिएक्शन को समझें, इसी की प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ आपके पास टास्क ये है कि आपने सबसे पहले तो ये जो डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कंपाउंड बना है ना, इसका नाम देखना है क्या है। प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है नेमिंग की, तो नेमिंग आपने करनी है, कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने अटैच्ड हैं, यहाँ 2 अटैच्ड हैं तो ये डाई के साथ आएंगे। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ बता दी है। कार्बन नंबर स्पेसिफाई करना है, क्यों? क्योंकि आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। इस तरह से आपके इस कंपाउंड का नाम बनेगा, ये आपका टास्क है, क्योंकि नेमिंग पे हमने इतनी बात की है कि मैं चाहती हूँ इस कंपाउंड का नाम आप खुद दें। दूसरा, मैं चाहती हूँ इस रिएक्शन को बैलेंस आप खुद करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मैंने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लिखे। इधर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तभी तो आप देखें OH ग्रुप 2 आपके इथीन के टूटने के बाद अटैच हुए और साथ ही साथ आपके पोटेशियम के साथ भी अटैच हो गए, ठीक है। इसलिए मैंने अब आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने मैंगनीज ऑक्साइड के साथ भी 2 का डिजिट लगा दिए। मैंने आपको बता दिए मैंगनीज ऑक्साइड के 2 मोल्स बनेंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी 2 लगा दिए, जिससे पता लग रहा है कि इन दोनों के 2 मोल्स बनेंगे। ये आपका क्यू है, यहाँ से स्टार्ट करें। इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये आपका क्यू है। मैंगनीज ऑक्साइड जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है इसके 2 मोल्स होंगे, साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी 2 मोल्स होंगे। तो अब आपने क्या करना है, पूरा का पूरा
केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना है और इस प्रोडक्ट का नाम देखना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इन दोनों रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें। KMnO4 में बस इतना याद रख लें कि आपके पास पिंक कलर ने डिसअपियर होना है, तो KMnO4 की बस इतनी बात याद रखें। यहाँ पे हाइड्रोहेलोजिनेशन में आपके पास टास्क ये कि सिर्फ इथीन नहीं, आप प्रोपीन का भी रिएक्शन करवाएं और ब्यूटीन का भी कराएं। चलिए ज़्यादा ना करें, प्रोपीन का तो ज़रूर करवाएं, ठीक है। प्रोपीन का रिएक्शन करवाएं हाइड्रोहेलोजिनेशन में, और KMnO4 के एक तो प्रोडक्ट का नाम गैस करें, इसको गैस नहीं करना बल्कि हमने सीखा है, इसका नाम देखें क्या होगा और साथ ही साथ पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस करें। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इस रिएक्शन में क्या आपके पास बैलेंस्ड क्वांटिटीज़ हैं और किस तरह से आपने इस कंपाउंड को नाम देना है, जिसके मैंने बहुत ज़्यादा क्यू आपको ऑलरेडी दे दिया है। साथ ही साथ ये 2 नंबर ऑफ मोल्स भी लिखती है ताकि आप गैस कर सकें। आप अपना टास्क पूरा करें और फिर इनकी प्रैक्टिस भी करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो 2 रिएक्शन समझाए और साथ ही साथ जो मैंने आपको टास्क दिए है, ये आप सबने ज़रूर सॉल्व करना है। बुक से नहीं देखना, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर पाते हैं और साथ ही साथ क्या आप उस कंपाउंड का नाम दे पाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इन टास्क के आंसर क्या है। इन टास्क के आंसर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।